हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी सोनिया धामा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है संविधान सभा की समितियां, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, संविधान सभा की मेजर कमेटीज़, जो बड़ी समितियां थी वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज हम छोटी समितियां पढ़ेंगे। संविधान सभा की ये जो समितियां हैं इनको हम दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, बड़ी समितियां पढ़ा था। पार्ट 2 में आज हम छोटी समितियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, आते हैं हम अपनी क्लास के टॉपिक पर। हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है संविधान सभा की समितियां। ठीक है, समितियां कौन सी, छोटी समितियां। हमने देखा था जो हमारी संविधान सभा बनी थी, ठीक है, जो संविधान सभा थी हमारी, अब संविधान सभा में विभाजन के बाद, विभाजन के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में उसमें जो सदस्यों की संख्या थी, ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या ये 299 रह गई थी। ठीक है, 299 रह गई थी। ठीक है, अब इनको, ठीक है, अब इनको किस में बांट दिया गया था, समितियां। इन सदस्यों से क्या बना दी गई थी, समितियां बना दी गई थी, ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया था। समिति का मतलब क्या होता है, कमेटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कि लोगों का बंटवारा कर दिया गया था, उसमें उससे मिलके क्या बना दिए गए थे भाई, लोगों को समूह में बांट दिया गया था और उन समूह को ही नाम दिया गया था, अलग अलग नाम दे दिया गया था। और इस तरह से जो हमारी जो समितियां बनी थी वो टोटल 22 समितियां यहाँ पे हमारी बनी थी। कुल समितियां बनी थी 22। ठीक है, कुल समितियां, टोटल कमिटीज, ओके, ये हमारी 22 बनी थी। 22 में से जिसमें जो हमारी 8 थी, 8 यहाँ पे हमारी मेजर कमिटीज थी, बड़ी कमिटियाँ, बड़ी समितियाँ। ठीक है, मेजर कमिटीज थी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ अब तो। और यहाँ पे जो हमारी थी 14, ये हमारी यहाँ पे माइनर कमिटीज थी, छोटी समितियाँ, माइनर कमिटीज थी। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो हमारा यही है। आज हम पढ़ेंगे माइनर कमिटीज़। यहाँ पे हमें ये सारी 14 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे कंपटीशन में, हम उन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 8-9 कमिटीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हम पढ़ेंगे ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, मन बिल्कुल दिमाग में चीज़ें बैठा लेनी है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे अपने क्वेश्चन उठाना कि जो भी कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो या देने की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस उठाना, तो आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की हम अपनी माइनर कमिटीज़ के बारे में। और यहाँ पे जो हमारी पहली कमेटी होती है वो हमारी पहली कमेटी है, फर्स्ट कमेटी हमारी यहाँ पे है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज पहली कमेटी यहाँ पे है हमारी राष्ट्रीय ध्वज पहली कमेटी यहाँ पे है हमारी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति। नेशनल फ्लैग एडहोक कमिटी। ठीक है, एडहोक कमिटी। एडहोक का यहाँ पे मतलब होता है, तदर्थ से मतलब होता है कि जो लोग जब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, जैसे समिति, ये किसी एक विशेष कार्य करने के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तदर्थ, एडहोक हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो यहाँ पे जो कमेटी बनी थी, जो माइनर हमारी कमेटी थी, वो थी यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। और इस समिति के यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, ठीक है। और हमने तिरंगे को कब अपनाया था? तो हमने झंडे को अपना लिया था, तिरंगा, तिरंगे को स्वीकार किया गया था, तिरंगे को स्वीकार किया था हमने 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमने अपने तिरंगे झंडे को, नेशनल फ्लैग को हमने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमारे तिरंगे झंडे में भाई हमारे यहाँ पे 3 रंग है, ठीक है। तिरंगे झंडे में 3 रंग है, जिसके ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा ग्रीन, ठीक है। और बीच में क्या है? अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है। चले अब इससे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति बनी, इसके अध्यक्ष हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो तिरंगे को जो स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को हमने स्वीकार किया था। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा जो तिरंगा है, हमारे तिरंगे झंडे का विकास कैसे हुआ, ठीक है। कैसे कैसे हम देखते हैं, क्या इससे पहले कहाँ पे हमने सबसे पहले झंडा फहराया था, ठीक है, कैसा हमारा झंडा था। अब लास्ट में हमने एकदम से थोड़ी ना इसको तिरंगा झंडा बना दिया था कि हमारा डिजाइन जो है फाइनल हो गया था, नहीं, ठीक है। तो इसका विकास हुआ है धीरे धीरे, हम उसको देखेंगे कि हमारे तिरंगे झंडे का विकास कैसे हुआ। इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और हम अपने इस चार्ट को देखेंगे, ठीक है। आप इस पिक्चर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो हमारा जो झंडा था 1906 में जो झंडा था वो हमारा इस तरह का, हमारा यहाँ पे ये झंडा था जी, इसमें ऊपर जो ग्रीन था, बीच में यहाँ पे येलो कलर था और नीचे रेड था यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे क्या था, ये था, यहाँ पे देखें इसमें ग्रीन में क्या था, ये यहाँ पे ये जो थे हमारे यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 8, यहाँ पे ये 8 ऊपर जो थे इस वाली लाइन में देखें आप, यहाँ पे 8 ये कमल के फूल थे, ठीक है। और नीचे भाई यहाँ पे एक तरफ सूर्य और एक तरफ चांद था, ठीक है। और ये जो हमारा जो झंडा है सबसे पहले ये 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था, कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में से फहराया गया था। और इस झंडे को जो फहराया था यहाँ पे, ये जो झंडा हमारा, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इस झंडे को यहाँ पे फहराया था सिस्टर निवेदिता ने, ठीक है, सिस्टर निवेदिता। ये निवेदिता वही थी जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी ये, ठीक है। सिस्टर निवेदिता ने इसको फहराया था यहाँ पे 1906 में, ओके। अब यहाँ पे फिर 1906 में ये हो गया, इस 1906 में जो झंडा फहराया गया था वो इस तरह का था, ठीक है। जब इन्होंने पहली बार जो झंडा फहराया वो इस तरह का था। अब झंडा फहराना और झंडा रोहन करना, ठीक है, इसमें भी अंतर है, इसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी पहले ये विकास पढ़ लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले 1906 में झंडा फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को, और इस दिन हमारा जो झंडा था वो इस तरह का था, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फिर सेकंड यहाँ पे 1907 में 1907 में यहाँ पे मैडम कामा और उनके जो निर्वासित किए गए, ठीक है, जो लोग जिनको निकाल दिया गया था, जो बाहर निकाल दिया गया था, निर्वासित किए गए जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा ये झंडा पेरिस में फहराया गया था, ठीक है। पेरिस में ये झंडा फहराया गया था। और यहाँ पे ये झंडा हमारा इस तरह का था, ऊपर हमारा यहाँ पे केसरिया, बीच में येलो और यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर था, एक चांद सूर्य है और यहाँ पे भी ऊपर सूर्य था, कमल हटा दिए गए थे, ठीक है। ये हमारा इस तरह का हमारा झंडा 1907 में था। अब फिर यहाँ पे 1917 में 1917 में जो हमारा झंडा था वो इस तरह का था, पट्टियों में ये बना हुआ था, है ना, ग्रीन और रेड में, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टार्स थे इसमें, और साइड में वो ब्रिटेन का यहाँ पे फ्लैग था, क्योंकि क्या था, ब्रिटेन के अधीन थे ना, तो यहाँ पे इसको दिखाया गया था कि हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो तीसरे ध्वज को यहाँ पे लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इस झंडे को यहाँ पे फहराया था, ठीक है। इसमें क्या भैया, हमें ब्रिटिश जो शासन है उसकी हुकूमत की जो झलक है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे इनके फ्लैग के द्वारा, ओके। 1917 में हमारा जो फ्लैग था वो इस तरह का था, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ये फहराया गया था। और किसने फहराया था, लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसको फहराया था। यहाँ पे फिर 1921 में यहाँ पे विजयवाड़ा में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान जो आंध्र प्रदेश के एक युवक थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश के ये जो युवक थे यहाँ पे इनका नाम था पिंगली वेंकैया, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, हमारे झंडे का इन्होंने डिजाइन दिया,
पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के थे ना ये हमारे यहाँ पे। पिंगली वेंकैया ने ये जो झंडा है ये यहाँ पे महात्मा गांधी जी को यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी को जब इन्होंने ये झंडा दिखाया था, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने 1921 में ये जो झंडा है ये महात्मा गांधी जी को यहाँ पे दिखाया था। और ये जो यहाँ पे ये जो चरखे का डिजाइन है ना, यहाँ पे ये जो चरखा जो है इसका जो सुझाव है, ये महात्मा गांधी जी को जब इन्होंने झंडा दिखाया तो इसमें चरखा नहीं था, फिर इसका सुझाव दिया यहाँ पे इन्होंने लाला हंसराज ने महात्मा गांधी जी को ये सुझाव दिया था कि आप इस झंडे के बीच में ना चरखा भी डालें, ठीक है। तो चरखा भी यहाँ पे डाला गया था इस झंडे में, ठीक है। कहाँ पे? विजयवाड़ा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवक ने ये, कौन थे युवक? पिंगली वेंकैया ने ये दिया था इन्हें झंडा, और फिर इसमें बाद में चरखे को ऐड किया गया था 1931 में। और ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये था ना रेड कलर, ये जो शो करता था ये हिंदू कम्युनिटी को शो करता था, ठीक है। और ये जो ग्रीन था यहाँ पे ये मुस्लिम कम्युनिटी को शो करता था, और ये जो वाइट रंग था ये और जो जितनी भी और बची हुई कम्युनिटीज़ हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट करता था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 1931 में फिर जो है हम तिरंगे को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा आता है जी, ऊपर केसरिया, बीच में हमारा सफ़ेद वाइट और नीचे ग्रीन कलर, ये हमारा तिरंगा झंडा आता है। और यहाँ पे जो हमारी वाइट पट्टी है इसमें अब भी क्या होता है, चरखे को स्थान मिलता है, चरखा यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। चरखा यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हमें क्या है भाई, तिरंगे को अपनाने का कि एक प्रस्ताव यहाँ पे पारित कर दिया जाता है। 1931 में तिरंगे को पेश किया जाता है और इसको पारित करने का प्रस्ताव यहाँ पे 1931 में पेश कर दिया जाता है। इस टाइम पे हमारा जो झंडा है वो इस तरह का होता है, फ्लैग हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 1947 में आज़ादी के बाद जो हमारे राष्ट्रपति जी, आज़ादी के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ध्वज से यहाँ से क्या दिया जाता है, हमारे यहाँ से इस ध्वज से इस चरखे को हटाकर यहाँ पे क्या लगाया जाता है, अशोक चक्र लगा दिया जाता है, ठीक है, 1947 में। अब इस तरह से आपने देखा 1906 में हमारा झंडा कैसा था, 1947 में हमारा झंडा, और फाइनली आज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज ये है जी। ऊपर यहाँ पे केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, और नीचे क्या है, ग्रीन कलर है, और बीच में अशोक चक्र है जिसमें क्या है 24 तीलियाँ हैं जो क्या प्रदर्शित करती हैं, जीवन की निरंतरता शो करती हैं, ठीक है, कि जीवन जो है वो चलता रहता है। ओके, तो ये इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि किस तरह से हमारे झंडे का विकास हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जी हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को हमने कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को हमने एक्सेप्ट किया था। और हमारा झंडा कब से हमने फहराना शुरू किया था, 1906 से हमने इसे फहराना शुरू किया था। और 1906 से आपको 6 चरणों में इस तरह से इसका विकास याद रखना है, 1906, 1907, 1917, 1921, 1931 और फिर 1947। ये आपको 6 डेट, आपको 6 ईयर आपको यहाँ पे याद रखने हैं, क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अब इसके बाद ये हमारा झंडा हो गया। और भाई अब ये जो हमारा तिरंगा झंडा है, ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है। तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो इसका जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है, अनुपात 3:2। यहाँ से ना हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ना कहीं आप आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सब कमिटीज़ का मैंने अलग से अपना ये सेशन हम अलग से बना रहे हैं और इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, वो हमारा 3:2 का यहाँ पे हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई का यहाँ पे अनुपात होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब भाई जो झंडा है, ठीक है, अब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, क्या इसमें पहले भाई इसको सब तो नहीं फहरा, पहले जब हम देखते हैं 1947 से कि क्या इसको सबको फहराने का अधिकार है, ठीक है। तो अगर हम आज देखते हैं तो आज तो भाई सभी को अधिकार है। तो ये जो झंडा फहराने का जो अधिकार जो सभी को दिया गया है, ये जो अधिकार है, इसमें हमें एक केस आता है यहाँ पे, नवीन जिंदल का एक केस है, नवीन जिंदल वर्सेस यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट।
दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे केस है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ना ये जो नवीन जिंदल है ये बोलते हैं कि पहले भाई इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान हो गए, इन सभी पे झंडा फहराया जाता था, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई ये अब कि यहाँ पे ना कि सभी को, सभी व्यक्तियों को क्या है, झंडा फहराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे पहले जो ये हाई कोर्ट यहाँ पे डिनाई कर देता है, दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे डिनाई कर देता है, ठीक है। 22 सितंबर 1995 की यहाँ पे डेट है, ठीक है, 22 सितंबर 1995, ठीक है। इस डेट को यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डिनाई कर देता है। और फिर यहाँ पे हमारी एक ऐतिहासिक डेट आती है 23 फरवरी यहाँ पे ही। फिर इसके बाद 23 फरवरी 2004 को, ठीक है। अब 2004 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। और इस दिन सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट आता है और इसमें कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों को क्या है, झंडा फहराने का अधिकार है। अब सभी व्यक्ति झंडा फहरा सकते हैं, सभी व्यक्ति झंडा फहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, बरसते कि भाई आपको क्या करना है, उसका सम्मान करना है, ठीक है। झंडा फहरा सकते हैं, झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहीं पे क्या होता है, अब इसी के बाद ये हो गया। अब यहाँ पे इसी के बाद अब यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारा आता है फिर ध्वज संहिता आती है, ठीक है। ध्वज का भाई झंडा है हमारा, अब तिरंगा झंडा आप ऐसे ही उसका, क्योंकि हमारा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज है, आप उसका अपमान नहीं कर सकते। और इसी के लिए फिर यहाँ पे क्या आती है भाई, यहाँ पे आती है हमारी ध्वज संहिता, ठीक है। ध्वज संहिता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्वज संहिता क्या है, ध्वज संहिता, फ्लैग कोड, ध्वज संहिता ध्वज संहिता 2002, ठीक है। फ्लैग कोड 2002, ठीक है। ध्वज संहिता 2002 आती है हमारी। और ये जो प्रभावी होती है, ठीक है, एनफोर्समेंट में जो आती है, प्रभावी होती है ध्वज संहिता यहाँ पे 26 जनवरी 2002 से। इस डेट से बिल्कुल यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि जो ध्वज संहिता है वो कब से प्रभावी हुई थी, तो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। ध्वज संहिता क्या है, ध्वज संहिता में नियम है, रेगुलेशंस, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई आप झंडे को कैसे फहराएंगे, झंडा फहराने का क्या नियम है, कि झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना झंडा जो होगा उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, किस तरह का झंडा बनाया जाएगा, ठीक है, ये सब कहाँ है, हमारी ध्वज संहिता में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्वज संहिता है, और अगर आप झंडे का अपमान नहीं करते हैं, इसी के लिए फिर क्या है यहाँ पे हमारा, इसी के बाद यहाँ पे हमारा आता है फिर राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं के, ये जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, हमारा भाई राष्ट्रीय सम्मान के जो सब्जेक्ट हो गए, उन सभी के लिए क्या है भाई, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भाई अपमान की रोकथाम के अधिनियम भी है, ठीक है। राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम भी बनाया गया है, ठीक है। रोकथाम अधिनियम, अधिनियम 1971 बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इंग्लिश में प्रिवेंशन ऑफ insult, prevention of insult, national honor act, ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट 1971।
पूछ लिया जाता है ये ईयर यहाँ से कि कौन से ईयर का एक्ट है ये, तो 1971 का एक्ट है ये। क्या भाई नेशनल सम्मान के हमारे सब्जेक्ट क्या क्या हो गए, नेशनल सम्मान हमारे राष्ट्रीय सम्मान के सब्जेक्ट भाई, जैसे हमारा क्या हो गया, संविधान हो गया, ठीक है, हमारा संविधान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय ज्ञान हो गया, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान हो गया, ठीक है, नेशनल एंथम हो गया हमारा। आप इनका अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसी के लिए क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 यहाँ पे बनाया गया है। ओके, आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए, हमने इसके बाद अभी मैंने आपको ये चार्ट बता दिया है कि हमने कब से झंडा फहराना शुरू किया, ठीक है, हमारा झंडा शुरुआत में कैसा था। और अब देखिए, मैंने आपको एक टर्म यूज़ यहाँ पे किया था कि भाई एक टर्म होती है ध्वजारोहण करना, एक टर्म होती है ध्वज फहराना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन टर्म को समझेंगे। तो यहाँ पे जी हमारी जो पहली टर्म है, चलो इसे समझते हैं, डिफरेंस हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं जी। पहला मैंने आपको बोला ध्वज फहराना, ध्वज फहराना, इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग, फ्लैग अनफर्ल करना, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। और दूसरी टर्म हमने बात की ध्वजारोहण करना, ध्वजारोहण। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ध्वजारोहण मतलब फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग इसे बोलते हैं। अब देखिए, जो ध्वजारोहण है, जो ध्वजारोहण है, ध्वजारोहण का मतलब क्या है कि देखिए, ध्वजारोहण यहीं पे ही, रोहन मतलब एक होता है ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम, हम पढ़ते हैं ना, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। तो यहीं पे ही आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ध्वजारोहण जो हमेशा, देखिए यहाँ से सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखना है, जो ध्वजारोहण है वो हमेशा होता है 15 अगस्त 15 अगस्त को होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है वो हम क्या करते हैं, हम ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। तो ये किस दिन होता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे होता है। ध्वजारोहण कब करते हैं हम, स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए क्योंकि हम क्यों करते हैं ध्वजारोहण कि यहाँ से ना ऐसे झंडा, देखो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, भाई हम पहले ब्रिटिश के उपनिवेश थे, ठीक है, ब्रिटिश हम पे, ब्रिटेन वाले हम पे रूल कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे हमारे क्या है कि उन्हीं का ही वो होता था, झंडा होता था, ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था ना यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस ब्रिटेन के जो झंडा था, ब्रिटेन के फ्लैग को हटा दिया गया और अब हमने क्या किया, अपना ध्वज लहराया। और वो ध्वज हमने क्या किया, भाई हमने ऐसे नीचे से हमारा झंडा चला और ऊपर तक गया, ठीक है, फिर हम उसे ऊपर ले गए, बहुत ऊपर ले गए, और फिर हमारा ध्वज, हम ये क्या हुआ कि हम भाई अब क्या है, हमारा देश जो है आज़ाद हो गया है। तो हमने क्या किया था, ध्वजारोहण किया था, उनके झंडे को हटा दिया गया था और हमने अपना झंडा स्थापित किया था और हमारा झंडा क्या हुआ, भाई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारा झंडा है ना वो ऐसे जाता है नीचे से ऊपर को, तो आप देखेंगे ना। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम ध्वज फहराते हैं, आपने रिपब्लिक डे पे देखा होगा जो झंडा है, क्योंकि भाई अब हमारा देश क्या, अब हमारे पास हमारा खुद का झंडा था। अब हमारे 26 जनवरी 1950 को तो हमें झंडा मिल गया था अपना, तो वहाँ पे हमारा झंडा लगा होता है और बस उसमें फूल बंधे होते हैं, तो बस हम उसको क्या कर रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं, ठीक है, फूलों को खोल रहे होते हैं हम वहाँ पे। तो यही है कि जो ध्वजारोहण है वो हमेशा कब किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस पर किया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो पहला हमारा जो ध्वजारोहण किया गया था वो किया गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट होस्टिंग हुई थी वो हुई थी हमारी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और ये जो फ्लैग होस्टिंग यहाँ पे हुई थी वो हुई थी प्रिंसेस पार्क में, ठीक है, प्रिंसेस पार्क में हुई थी ये। और ये की थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित नेहरू ने। तो
यहाँ से क्या हुआ, ये कौन थे इस टाइम पे, भाई ये हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण होता है वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। और पहली बार प्रिंसेस पार्क में हुई थी, और अब हमेशा फिर, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हो गया फिर क्या नियम बनाया गया कि जो फ्लैग होस्टिंग होगी वो हमेशा कहाँ होगी, लाल किले पर होगी, ठीक है, लाल किला दिल्ली में, ठीक है, लाल किला दिल्ली में होगी, दिल्ली में होती है, ठीक है। और कौन करते हैं ध्वजारोहण, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। और ध्वजा, तो आपको ये पता चला ये ध्वजारोहण कब होता है, ध्वजारोहण हमारा हमेशा 15 अगस्त को होता है, ठीक है। हम स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और यहीं पे ही ये जो हमारा ध्वज फहराना, ध्वज हम फहराते हैं हमेशा 26 जनवरी को, ठीक है, रिपब्लिक डे के अवसर पर, ओके। तो ये हम कब करते हैं, ध्वज फहराया कब जाता है, रिपब्लिक डे पर। रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि इस दिन जो है हमें, भाई हमारा संविधान मिल गया था, और अब अब क्या है, भारत जो अपने आंतरिक और बाहरी कार्यों में स्वतंत्र है, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वज फहराया जाता है, ध्वज फहराना और होस्टिंग करना मैंने आपको अभी समझाया था, तो भाई फहराया जाता है क्योंकि हमारा झंडा यहाँ पे ऑलरेडी लगा होता है, और ये जो हमारा जो ध्वज फहराया जाता है ये हमेशा फहराया जाता है राजपथ, ठीक है। अब जो राजपथ है इसी का नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है, राजपथ पर फहराया जाता है, और ये फहराते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये फहराया जाता है। और राजपथ का नाम जो है अब क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। ये जो नाम है ये नाम हुआ है चेंज 2022 से, ठीक है, 2022 से इसका नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। और ये जो नाम था 1955 में, ठीक है, ये जो नाम था ये कब से हुआ था, 1955 से हुआ था, 1955 में इसका नाम किया गया था राजपथ। और इससे पहले जो इसका नाम था वो था किंग्सवे, इससे पहले भी जो नाम था इसका वो था किंग्सवे। किंग्सवे क्यों कहा गया था इसको, अब क्या होता है 1911 में जो हमारा क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस दिन जो जॉर्ज पंचम थे वो क्या थे, वो कोलकाता अधिवेशन में आए थे। तो जिस रास्ते से वो आए थे ना, उस रास्ते को कहा जाता है किंग्सवे, ठीक है, क्योंकि इसी दिन क्या था, जो हमारी राजधानी है, भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, ट्रांसफर कर दी गई थी। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1912 में बनी थी, ठीक है। तो जो ध्वज फहराया जाता है वो राष्ट्रपति फहराते हैं, और ये हमेशा राजपथ पर, कर्तव्य पथ, जब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। और यहीं पर ही रिपब्लिक डे पर हम हमेशा क्या करते हैं, अतिथि बुलाते हैं ना, गेस्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, हमारे जो पहला जो गणतंत्र दिवस था, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक डे पर गेस्ट कौन आए थे, पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडोनेशिया के अतिथि, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया हमने, 1950 में। तो यहाँ पे जो आए थे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे यहाँ पे, ठीक है। इंडोनेशिया के यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे वो थे सुकर्णो, ठीक है, राष्ट्रपति सुकर्णो को यहाँ पे बुलाया गया था। किस पे, हमारे 1950 के जो हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे था उस पे हमने इन्हें बुलाया था, ठीक है। वहीं पे ही जब हमारा जो सेकेंड रिपब्लिक डे हमने बनाया, ठीक है, दूसरा, हिंदी इंग्लिश जब मैं लिख देती हूँ मैं,
थोड़ा सा, तो आप समझ लिया करें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, बोलती भी रहती हूँ, अगर हिंदी में लिख रही हूँ तो इंग्लिश में बोल रही होती हूँ, इंग्लिश में लिख रही हूँ तो हिंदी में बोल रही होती हूँ, जिससे क्या है कि ना दोनों जो मीडियम के अगर बच्चे आ रहे हैं तो दोनों को समझ जाए, इतना कोई ना हैवी इतनी हिंदी बोली जाती है कि भाई वो समझ ही ना आए इंग्लिश मीडियम वालों को, और ना ही इतने इंग्लिश के टफ शब्द यूज़ किए जाते हैं कि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ ना आए, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें अपने लेवल पे समझने की, और दोनों ही अपने काम करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें बस, ठीक है। मोटिव होना चाहिए बस, चीज़ें क्लियर हो, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा गणतंत्र दिवस होता है, यहाँ पे 1951 में यहाँ पे बुलाए जाते हैं अतिथि जो हमारे होते हैं 1951 में, यहाँ पे नेपाल के राजा होते हैं, नेपाल के राजा त्रिभुवन, ठीक है, राजा त्रिभुवन को यहाँ पे बुलाया जाता है। ये हमारे थे यहाँ पे नेपाल के राजा, ठीक है। त्रिभुवन वीर विक्रम था इनका पूरा नाम, त्रिभुवन भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। 1951 के 1952 में और 1953 में हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं बुलाया था, कोई भी गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे पे नहीं आया था। आपको याद रखना है 2024 में, जो हमारा 2024 में रिपब्लिक डे में, ठीक है, रिपब्लिक डे में 2024 में कौन आए थे गेस्ट, तो ये थे हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति को हमने यहाँ पे बुलाया था, और इनका नाम था इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो यहाँ पे इनका नाम था, ठीक है। ये फ्रांस के यहाँ पे राष्ट्रपति थे। तो आपको ये वाली बातें यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो हमारा जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, अब देखिए ये कितने दिन चलता है, यहाँ पे 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है भाई, ये 26 जनवरी से शुरू होता है क्या, ये 26 जनवरी को ही खत्म हो जाता है हमारा रिपब्लिक डे, नहीं जी, 26 जनवरी को ये खत्म नहीं होता है, ये चलता है हमारा 26 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी तक चलता है, ठीक है। और इसी 29 जीवन को हम इसको अंतिम सेरेमनी, ठीक है, अंतिम सेरेमनी हमारी जो मनाई जाती है वो 29 जनवरी को ही मनाई जाती है, और इस दिन को ही बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। इस दिन क्या मनाई जाती है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पे मनाई जाती है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पे मनाई जाती है। अंतिम सेरेमनी हमारी यहाँ पे होती है 29 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो है सेरेमनी का, यहाँ पे चलो ये भी लिख ही लेते हैं, सेरेमनी का यहाँ पे एंड होता है, सेरेमनी एंड कब होती है, 29 जनवरी को होती है हमारी, 29 जनवरी को होती है। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं फिर, बीटिंग, इस दिन हम क्या सेलिब्रेट बनाते हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, इस दिन इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थोड़ा सा हमारी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के बारे में हमने बात किया, हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात की, कब मनाया, कैसे हमने इसको अपनाया, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, क्या रेशो में इसका अनुपात होता है, ठीक है, और क्या मतलब अगर हम इसका अपमान करते हैं तो उसके लिए क्या कानून है, वो सब हमने देखा। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी माइनर कमेटी के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी जो सेकेंड माइनर कमेटी थी वो हमारी सेकेंड माइनर कमेटी थी सदन समिति, हम उसे बोलते हैं, ठीक है, सदन समिति, सदन समिति, दूसरी समिति का नाम था सदन समिति, हाउस कमेटी, ठीक है, हाउस कमेटी, हाउस कमेटी थी। और इस कमेटी के जो यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया, अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद जो हमारी दूसरी समिति थी, थर्ड समिति जो यहाँ पे हमारी थी वो थी कार्य समिति, वर्किंग कमेटी, ठीक है, कार्य समिति, वर्किंग कमेटी,
और यहाँ पे जो हमारे इस समिति के जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष थे उनका नाम था KM मुंशी। ठीक है, यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे KM मुंशी, KM मुंशी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो आती है तीसरी कमेटी, और यहाँ पे जो हमारी जो तीसरी कमेटी है वो है संविधान सभा की संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति, संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी समिति। ठीक है, कमेटी रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ पे इस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष यहाँ पे बनाए जाते हैं GV मावलंकर को। ठीक है, GV मावलंकर को यहाँ पे इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये कमेटी हो गई, थर्ड कमेटी हमारी ये हो गई। अब यहाँ पे थी हमारी नेक्स्ट कमेटी जो थी वो थी हमारी यहाँ पे विथ फोर्थ थे ना, फोर्थ वित्त और कर्मचारी, वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अध्यक्ष यहाँ पे होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कमेटी होती है, फिफ्थ कमेटी जो हमारी यहाँ पे होती है वो होती है हमारी फिफ्थ। ठीक है, नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी ऑन, एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप ये हमारी इस पे कमेटी होती है। और इस कमेटी के जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो हमारे अध्यक्ष यहाँ पे होते हैं S वरदाचारी। ठीक है, S वरदाचारी अध्यक्ष, S वरदाचारी। अब यहाँ पे इसके बाद एक और कमेटी हमारी सिक्स्थ कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है, वो कमेटी हमारी बनाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय पर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर, सर्वोच्च न्यायालय पर, सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, S वरदाचारी ही इसके अध्यक्ष होते हैं, S वरदाचारी। दोनों कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो S वरदाचारी को ही यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे नेक्स्ट कमेटी होती है, सेवेंथ यहाँ पे जो हमारी कमेटी होती है वो हमारी यहाँ पे होती है भाषाई प्रांत से संबंधित समिति। ठीक है, भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत समिति। ठीक है, भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत समिति, इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक कमिटी, लिंग्विस्टिक कमिटी। और इसके जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाया जाता है यहाँ पे S.K. धर को। ठीक है, S.K. धर। ठीक है, अध्यक्ष यहाँ पे।
तो ये यहाँ पे हमारी कुछ इम्पोर्टेंट वो थी जो हमने पढ़ी हैं, माइनर कमिटीज़ थी जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कोई और इम्पोर्टेंट कुछ छुट्टी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा 4th हो गया। ठीक है, 8 कमिटीज़ हम पढ़ेंगे। ये कौन सी हो गई? ये हो गई 4th। ठीक है, और अब यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा नंबर, क्योंकि 8 कमिटीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, ये हमारी 5th और ये 6th और ये 7th और ये हमारी 8th। ठीक है, 8 ये जो हमारी हैं, जो माइनर कमेटी हैं, ये हमारी 8 माइनर कमेटी यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इनको ये जो इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, कौन इनके अध्यक्ष हैं, किस कमेटी में क्या हुआ, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आज की अपने इसको पार्ट 2 को जो हमने पढ़ा, ठीक है, हमने संविधान सभा की समितियों का हमारा जो पार्ट 2 चल रहा है, आज अब हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, संविधान सभा की जो समितियां हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कल की क्लास में रिवाइज कर लिया था। आज हम संविधान सभा की समितियों का जो सेकंड पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम रिवाइज करेंगे माइनर कमिटीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। टोटल समितियाँ 22 थी, जिसमें 8 हमारी मेजर कमेटी थी, 14 हमारी माइनर कमिटीज़ थी। जिसमें माइनर कमिटीज़ में जो हमारी फर्स्ट माइनर कमेटी जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्या थी? राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी। इसमें क्या था? एडहॉक कमेटी। यहाँ के इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यहीं से तिरंगे को यहीं पे स्वीकार किया गया था। झंडे की जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का अनुपात होता है। ठीक है, और झंडे फहराने का जो अधिकार है कि भाई सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? झंडा फहरा सकते हैं। पहले नहीं था सभी व्यक्तियों को झंडा फहराने का अधिकार। अब ये कौन से केस से हुआ था? तो नवीन जिंदल वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और ये 23 फरवरी 2004 से अब सभी व्यक्तियों को क्या मिल गया? अब मैं भी यहाँ खड़ा हो गया, हम क्या कर सकते हैं? झंडा फहरा सकते हैं। बस बशर्ते कि हमें अपने झंडे का अपमान नहीं करना है, उसका सम्मान करना है। ठीक है, ये हमने झंडे का विकास देखा जी। सबसे पहले जो हमारा झंडा था 1906 में वो इस तरह दिखता था, और झंडे को जो ये फहराया गया था वो किसने फहराया था? सिस्टर निवेदिता जी ने फहराया था, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। दूसरी बार यहाँ पे जो मैडम कामा और उनके निर्वासित किए गए जो कुछ क्रांतिकारी लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे 1907 में फहराया गया था, पेरिस में फहराया गया था। और थर्ड 1917 में यहाँ पे लोकमान्य तिलक जी और एनी बेसेंट ने यहाँ पे झंडा को फहराया था, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। फोर्थ 1921 में 1921 में विजयवाड़ा में जो पिंगली वेंकैया थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को जो झंडे का जो डिजाइन है वो दिखाया, झंडा जो है वो बना कर दिया था। ये झंडा उन्होंने इस तरह का दिया था, यहाँ पे पहले ये चरखा नहीं था इसमें। और फिर जो लाला हंसराज जी थे उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि इसमें चरखे को भी ऐड किया जाए, तो फिर यहाँ पे इस चरखे को भी ऐड कर दिया गया था। इसके बाद 1931 में जो हमारा तिरंगा झंडा है वो आया था। ठीक है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो अपनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। और यहाँ पे क्या था? तिरंगे झंडे में अब भी व्हाइट वाली पट्टी में क्या था? हमारा चरखा था, गांधी जी का चरखा यहाँ पे था। अब 1947 में क्या होता है? हमारे जो आज़ादी के बाद जो हमारा झंडा है वो हमारा इस तरह का है। अब हमारा झंडा ये है, इस तरह का है कि भाई ऊपर क्या है? केसरिया है, बीच में व्हाइट सफ़ेद है, और नीचे क्या है? हरा रंग है, और बीच में अशोक चक्र है जिसमें क्या है? 24 तीलियाँ हैं, और नीले रंग की 24 तीलियां हैं। और ये तीलियां क्या दिखाती हैं? जीवन की निरंतरता ये शो करती हैं कि भाई जो जीवन है वो चलता रहता है। तो ये इस तरह से हमारे झंडे का विकास होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है भाई? अगर आप क्या हमारे यहाँ पे ध्वज संहिता आती है, 2002 में ध्वज संहिता आती है। ध्वज संहिता में यह बताया गया है कि भाई ध्वज फहराने के क्या नियम है। ठीक है, ध्वज कैसा होगा, क्या होगा, उससे रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो हमारे ध्वज संहिता में है। ध्वज संहिता जो फ्लैग कोड है उसको प्रभावी किया गया था 26 जनवरी 2002 को। इस 2 से ये क्या है? प्रभावी है हमारी ध्वज संहिता। अगर आप राष्ट्रीय सम्मान के जो हमारे सब्जेक्ट हैं आप उनका सम्मान नहीं करते हैं तो उसके लिए हमारा राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम अधिनियम है 1971 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मैंने आपको एक टर्म बताया था, इनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि भाई ध्वज फहराना और ध्वजारोहण में क्या अंतर होता है। ध्वज फहराना मतलब फ्लैग अनफर्लिंग करना, और यहाँ पे ध्वजारोहण होता है फ्लैग होस्टिंग करना। फ्लैग अनफर्ल हम कब करते हैं? हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के अवसर पर क्या किया जाता है? ध्वज फहराया जाता है। और वहीं पे जो फ्लैग ध्वजारोहण जो है वो कब किया जाता है? इंडिपेंडेंस डे पे किया जाता है। ठीक है, पहली बार जो हमारा जो ध्वज था, ध्वजारोहण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेस पार्क में किया गया था। ध्वजारोहण कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने किया था। उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? पंडित नेहरू जी थे। ठीक है,
उसके बाद से अब हमेशा जो हमारा झंडा है, ध्वजारोहण कहाँ किया जाता है, लाल किले में किया जाता है। दिल्ली में नई दिल्ली से लाल किले से क्या किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। जो ध्वज फहराया जाता है वो राष्ट्रपति जी फहराते हैं और 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें अपना झंडा मिल गया था। तो भाई हमारा झंडा क्या है, बस हम उसे क्या करते हैं, झंडा हमारा लगा, हमारा झंडा लहरा रहा है और बस झंडे में हम उसमें क्या भाई फूल वगैरह उसमें बांध देते हैं, बस उन्हें खोला जाता है फूलों को, ठीक है। और यहाँ पे रिपब्लिक डे, ये जो ध्वजारोहण है, ये ध्वजारोहण हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतीक है हमारी स्वतंत्रता का, कि अब हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया है। कि पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के उपनिवेश था भारत, तो हमें क्या था, हमें झंडा नहीं फहरा सकते थे, हमारे यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स का झंडा लगा रहता था, ठीक है। तो अब हमारे क्या, हमारा जो झंडा है हम उसे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक है हमारा। यहाँ पे जो ध्वज फहराया जाता है वो हमेशा कहाँ फहराया जाता है, राजपथ, जिसका नाम अब क्या हो गया, 2022 से कर्तव्य पथ हो गया है। और जो राजपथ जो नाम है वो 1955 में हुआ था, और इससे पहले जो इसका नाम था वो किंग्सवे था, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम थे वो 1911 की मुंबई अधिवेशन में जब आते हैं तो जिस रास्ते से वो आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं, और इसी रास्ते को उन्होंने क्या नाम दिया था, उस टाइम पे नाम दिया गया था किंग्सवे, ठीक है। आप ये जो डिफरेंस है आप इसमें ये याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। यहाँ पे भाई पहले जो गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे वो हमारे कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, सुकर्णो थे, वो हमारे यहाँ पे अतिथि बनकर आए थे। सेकेंड रिपब्लिक डे पे हमारे जो गेस्ट यहाँ पे आए थे वो थे नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम आए थे, ठीक है। 1952 और 1953 में हमने कोई अतिथि नहीं बुलाया था, कोई गेस्ट नहीं बुलाया था। 2024 में जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति आए थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को यहाँ पे बुलाया गया था अतिथि के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, आपको ये पता होना चाहिए कि 26 जनवरी का प्रोग्राम सिर्फ 26 जनवरी को ही खत्म नहीं हो जाता है, वो 4 दिन तक चलता है। 26 से 29 जनवरी तक वो प्रोग्राम हमारा चलता है, और जो 29 जनवरी है इसी दिन हमारी सेरेमनी का एंड होता है, और हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इसी दिन होती है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट समिति पढ़ी थी, दूसरी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है यहाँ पे सदन समिति। सदन समिति मतलब हाउस कमेटी, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया। थर्ड यहाँ पे कार्य समिति मैंने आपको बताया वर्किंग कमेटी, और वर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष यहाँ पे थे वो थे KM मुंशी, ठीक है। फोर्थ हमारी जो समिति यहाँ पे थी वो थी संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, और यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो GV मावलंकर को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी कमेटी थी फिफ्थ वो है वित्त और कर्मचारी समिति, फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। सिक्स्थ हमारी नागरिकता पर तदर्थ समिति। अब देखिए नागरिकता और सर्वोच्च न्यायालय, भाई नागरिकता हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। सिटीजन हम कब, भारत के नागरिक कब होंगे, भारत का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट वो है हमारे यहाँ का, ठीक है, वो जरूरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए नागरिकता पर भी एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, S वृद्धाचारी थे, और सर्वोच्च न्यायालय पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तदर्थ समिति बनाई गई थी। इन दोनों समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, दोनों के ही S वृद्धाचारी इनके अध्यक्ष थे। इसके बाद जो 8th हमने पढ़ी वो थी भाषाई प्रांत समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे, SK धर यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस तरह से आप आज की क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और साथ के साथ अपने इसके नोट्स बनाते रहेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं आप उन क्लासेस को भी देखते रहिए, है ना, अपना कंसिस्टेंसी में पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।